देखिए क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे आपको बेहतरीन ढंग से। देखिए क्या होता है, आप पहले जांच कर मतलब इसमें बताना है कि क्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या अगर, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, कोई भी संख्या अगर 10 जीरो पर समाप्त होगा तो वह संख्या ऑब्वियसली 2 या 5 या 10 से विभाजित होगा, होगा ना जी, या इसका मल्टीपल होगा। इसका अगर मल्टीपल होगा, 2 5 का मल्टीपल है या 10 का मल्टीपल है, तभी वह क्या हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। किसी भी संख्या में 10 से गुणा करने पर शून्य अंत में आ जाता है। 2 5 का मल्टीपल हो, या मान लीजिए कि 10 होगा या फिर 20 होगा या 30 होगा, देखिए अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, और 2 और 5 का मल्टीपल भी है, समझ रहे हैं ना, यानी कि 2 और 5 से विभाजित हो सकता है। तो इसलिए इसको सही ढंग से कैसे बना देंगे, क्वेश्चन को कैसे लिख देंगे कॉपी पे, आप एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख के आएंगे, उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो पढ़ाई हो ही रहा है एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन आपको सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ना। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई हो रहा है। एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं बता चुका हूँ कि आप रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ाई हो रहा है, किसी भी बुक से आप बनाइए। डाउट होता है, फेसबुक पेज है सोनू स्टडी केंद्र, फेसबुक पर सर्च मारिए, उस पर कोई डाउट डाल दीजिए, या इंस्टाग्राम का लिंक हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ भी आप डाल सकते हैं क्वेश्चन को। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ भी आप डाल दीजिए, चलिए, या कमेंट कर दीजिए कि डाउट कहाँ है, किस क्वेश्चन में डाउट है आपको, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त हो सकती है जब वह 10 से विभाजित हो। समझ रहे हैं जी, अभी मैंने बताया कि 10 से विभाजित होना जरूरी है। क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। 10 से विभाजित हो, यानी वह संख्या, दो या 2 और 5, या नहीं और, क्योंकि दोनों से होना चाहिए, 2 और 5 से विभाजित हो। क्या है, विभाजित हो, समझ रहे हैं। 10 का भाज्य गुणनखंड पता है क्या होता है, 10 का भाज्य गुणन 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5 प्रॉपर दिख रहा है आपको। अब देखेंगे 2 से विभाजित होना चाहिए या 5 से विभाजित होना चाहिए, दोनों से विभाजित होना चाहिए, लेकिन नाउ अब देखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, 2 इंटू 3 के पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। समझ रहे हैं जी, n पावर में है तो दोनों को पावर में लिख सकते हैं, 2 के पावर n 3 के पावर n। यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 नहीं है, लिख देंगे
में 5 नहीं है, नहीं है। समझ गए जी? जब 5 नहीं है, जब 5 नहीं है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं तो 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब एक परिमेय पढ़ा जाता है, अंक गणित का आधारभूत परिमेय। यहां लिखेंगे अतः अंक गणित के आधारभूत परिमेय क्या होता है जी? आधारभूत परिमेय से जो संख्या 2 और 5 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं हो तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यह क्या कहता है जी? अंक गणित के आधारभूत परिमेय कहता है कि कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वह 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। अतः इसलिए यहाँ लिख देंगे, देखिए थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, होगी। इसलिए क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन था, एक बार और दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन था कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में कंक्लूजन कि कोई भी प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक शून्य हटा देते हैं। क्वेश्चन शून्य अंक, यहाँ लिखते हैं 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये रहा आंसर। समझ रहे हैं ना जी? यहां तक अंक गणित का आधारभूत परिमेय से सब निकला है। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है जी? इसको इरेज करते हैं। आप प्रश्न को देखिए एक बार। प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। भाई नोट डाउन करना हो थोड़ा सा जल्दी मुझे करना पड़ता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, नोट डाउन करने का समय नहीं देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। बताना है कि कोई दो संख्या दिया है, उस अभाज्य संख्या कैसे है और क्यों है, यह बताना है। देखिए क्या होता है, आपको मैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या है। भाज्य संख्या क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले मैं आपको बताऊं अभाज्य और भाज्य। भाज्य होता है, अभाज्य संख्या होता है जिसको प्राइम नंबरिंग में कहा जाता है। भाज्य संख्या होता है कि एक और स्वयं यानी कि सेल्फ, एक और इसको स्वयं बोलते हैं, स्वयं के अलावे एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो।
समझ रहे हो, उसे क्या कहा था, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो जिसका गुणनखंड या मल्टीपल दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक नहीं, दो से अधिक क्या हो जी, मल्टीपल गुणनखंड हो, यानी कि वैसी संख्या होनी चाहिए जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। जैसे इसमें आप मान सकते हैं 4, देखिए 4 है, क्या है जी, 4 जो है एक, देखिए 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, और आप बता सकते हैं कि 4 से भी होगा। तो आप यहाँ 3 हो गया, 2 से अधिक। लेकिन अगर हम अभाज्य संख्या में ले लें तो यहाँ क्या हुआ जी, 3, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3 को एग्जाम्पल लिए, तो यह संख्या 1 से विभाजित होगा, यानी नहीं तो 3 से विभाजित होगा। बस समझ रहे हैं जी। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। या और एग्जाम्पल एक समझाते हैं, 5 1 से विभाजित होगा या खुद 5 से होगा। यहाँ और ले लेते हैं, यहाँ ले लीजिए 6 लेंगे तो 1 से विभाजित होगा, 2 से हुआ, 3 से हुआ और 6 से हुआ। देखिए 2 से ज़्यादा है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि इसका मल्टीपल एक सबका होता है, कॉमन होता है, एक सबका मल्टीपल होता है। और किसी भी संख्या से कोई संख्या भाग ना लगे तो 1 से पक्का ही लगता है, समझ गए ना। तो आगे हम आपको बताते हैं ये क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आप समझ गए, इतना बेसिक है भाई, इसको समझना जरूरी है, तब क्वेश्चन पे आइएगा। आपको मैं ऐसे ही आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, 7 गुणे 11, एक संख्या को इधर लेता हूं, 7 गुणे 11 गुणे क्या है जी, 13 प्लस 13। अगर इसमें से 13 को कॉमन ले ले, देखिए मल्टीपल अधिक से अधिक दिखाना है। ये क्या है जी, एक टर्म यहां से यहां तक है, एक टर्म प्लस के बाद, प्लस और माइनस के बाद टर्म बदल जाता है, 2 पद हो जाता है जी, पद बदल जाता है जी, एक पद और 2 पद है इसमें। तो इस एक पद में से 13 कॉमन ले लें तो बच गया 7 गुणे 11, और 13 निकाल ही दिए हैं तो 1 बचा, और प्लस में यहाँ 13 निकाल दिए, दोनों पद से इसमें से 13 निकाल दिए, और यहाँ से 13, प्लस के बाद इधर एक पद और प्लस के इधर एक पद, तो इस पद से 13 निकाले तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ भी 13 निकाले तो 1 बच गया। देखिए अब 13 एक मल्टीपल निकल गया 13, अब बाकी मल्टीपल देखते हैं। अब गुना कर देते हैं, 11 7 77, और 77 में 1 से गुना कर 77 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 78, यानी कि 78। समझे, बोर्ड मार्क्स के नियम से पहले गुना, उसके बाद प्लस या माइनस, कुछ नहीं, बोर्ड मार्क्स का नियम कुछ अलग है। देखिए 13 78 को आप लिख सकते हैं क्या जी, 13 इंटू 6 इंटू 1, 13 6 78 होता है। तो यहाँ 6 को आप मल्टीपल और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। देखिए 1 से अधिक मल्टीपल हो गया, तो यह संख्या यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ यह संख्या यह छूट गया, यह संख्या क्या है जी, भाज्य है। भाज्य अभी बताए हैं कि 2 से अधिक मल्टीपल होना चाहिए, भाज्य है क्योंकि यहाँ गुणनखंड 2 से अधिक है। एक प्रूफ कर दिए, एक क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए कि अधिक है। अब अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न में क्या दिया है जी, इसमें ही एक और दिया है और लगाकर, तो उसको बनाएंगे। क्या दिया है आपको दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ भली भांति दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 7, यहाँ अलग कर देते हैं, 7 6 5 प्लस दिया है, इंटू में दिया है, प्लस नहीं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही दिया है जी, इंटू प्लस 5। हाँ भाज्य है, क्यों बताना है, कैसे भाज्य है। देखिए यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे जी, देखिए अब अभी बताए हैं कि जहाँ तक गुना हुआ एक पद होता है, और प्लस या माइनस जहाँ लग गया वहाँ से दूसरा पद होता है। क्वेश्चन को हटाते हैं, आप क्वेश्चन को
देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 1 गुना में है, अब प्लस में क्या है जी 5। इसमें से 5 यहाँ दिख रहा है एक पद में, एक पद में 5 यहाँ दिख रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या 7 6, यहाँ 1 5 की जगह 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में 5 ले लेते हैं, 1 बचा, कॉमन निकाल दिए 5 तो 1 बचा। देखिए अब 5 इंटू इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ से गुना करते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौका 24 या 7 छक 42, गुना करेंगे तो 1008 हो जाएगा। क्या होगा जी 42 और 24 में गुना 1008 प्लस 1 है, तो इसको और बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा जी 5 इंटू 1000 इंटू 1009 प्लस 1 हो जाएगा 1009। अब कुछ नहीं होता तो एक होता ही है, तो यहाँ भी यह संख्या क्या है जी, यहाँ यह संख्या क्या है, भाज्य है, यहाँ यह संख्या भाज्य है, क्योंकि यहाँ इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, समझ रहे हैं जी। दोनों संख्या भाज्य है और क्यों है दोनों को बता दिए। आप कॉपी पर नोट डाउन कीजिए फटाफट, मैं हट जाता हूं एक सेकंड के लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया भाई साहब, मेहनत दिख रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन है भाई साहब बिल्कुल ही एलसीएम का, एलसीएम निकालिए आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको कैसे आप नोट डाउन कीजिएगा बढ़िया तरीका से, फिर कोई बनाइएगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ ऐसे है, एक वृत्ताकार पथ है, एक मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, यहाँ से सोनिया चलनी प्रारंभ की, यहाँ आई, फिर यहाँ से रवि चलना प्रारंभ किया, यहाँ आया, जबकि एक चक्कर मारने में सोनिया को लगते हैं कितना 18 मिनट, वही रवि को 12 मिनट। भाई साहब पुरुष है तो 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए यहाँ पुरुष और महिला की बात नहीं है भाई, मजाक के लिए बताया हूँ, यहाँ क्वेश्चन दिया है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए कि 18 मिनट में सोनिया को एक चक्कर लगते हैं और वही 12 मिनट में रवि एक चक्कर मार देता है, समझ रहे हैं जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए कि रवि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया उसका, 18 मिनट में उसका पूरा हो रहा है, तो मान लीजिए कि 18 मिनट में रवि भी 18 मिनट चलेगा, और मान लीजिए कि सोनिया 18 मिनट चली तो यहाँ सोनिया पहुंची, लेकिन रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, बाकी 6 मिनट कुछ ना कुछ यहाँ तक आ जाएगा। और जब दूसरा राउंड होगा तो 12 मिनट 18 ये चलेगी तो 2 राउंड हो गया, 18 तो 36 मिनट, लेकिन जैसे ही 36 मिनट चलेगा तो इसका 3 राउंड पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। तो उसको आप बनाना है कि भाई साहब मिलेगा 36, यानी कि 36 राउंड, तीसरा राउंड में हम क्वेश्चन बना भी दिए कि 3 राउंड बाद मिल जाएगा, यानी कि 36 मिनट बाद रवि। तो आइए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अब थोड़ा सा कंक्लूजन पहले समझा देते हैं कि बनाना क्या है, आपको वहां से आप लिंक कीजिएगा कि कैसे बनेगा आगे। एक चक्कर लगाने में यहां लिखते हैं, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एम लिख देते हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को
जबकि रवि को यहाँ लिखते हैं, जबकि एक चक्कर यहाँ लिखते हैं, जबकि एक चक्कर लगाने में रवि को क्या लिखते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ओके, लगते हैं। क्वेश्चन हटा दे जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। 12 मिनट और 18 मिनट, सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट। देखिए दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 12 दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 18 × 12 का एलसीएम होगा जी, 12 और 18 का एलसीएम। 12 18 का एलसीएम, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × 3 × 3 × 1 हो जाएगा जी। और देखिए 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा × 1। कोई दिक्कत? अब देखिए इस एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन होता है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है, वैक और 1, यानी कि जो कॉमन है पहले उसको लिख देते हैं। कॉमन क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, और जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं, इसमें 3 बचा, 3 लिख दिए, इसमें 1 2 बचा, 2 लिख दिए, बाकी सबको गुना कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 3 दूना का 6, 6 एकम 6, 36, 18, 18 दूना के 36, यानी कि 36 मिनट बाद आप लिख सकते हैं। आंसर 36 आया तो आप जो लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसका आंसर भी लैंग्वेज में देते हैं। तो यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक क्या मिलेगा जी, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक आप समझ गए भाई साहब? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो कमेंट में दिल भेजिएगा, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर थोड़ा सा लाइक भी मिले तो लाइक भी कर दीजिएगा भाई साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।